जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले क्लास में जो है हम लोग समाकलन अवकल समीकरण के कोटि और घात वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए थे, जिसमें पहला वीडियो आपका था जिसमें हम आपको जो है अवकल समीकरण का कोटि ज्ञात करना सिखाए थे, और उसका जो सेकंड वीडियो था उसमें हम आपको जो है अवकल समीकरण का घात निकालना सिखाए थे, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको दिए थे, और उम्मीद है कि वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग खुद से कर लिए होंगे। अब इसका अगला जो पार्ट है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है वो है समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है हर साल 2 से 3 प्रश्न पूछ दिया जाता है, हर साल। ये परफेक्ट है, अभी आपको बताएंगे भी। देखिए हम यहां पर कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक है ना, जो आपको अभी पता चल भी जाएगा। देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये पूछा गया सवाल हमने टोटल लिया है जो आपको दिख भी रहा है। तो कॉन्सेप्ट करने के ठीक बाद जो है हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक ना। तो पहले बारी बारी से देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। समाकलन गुणांक को हम लोग शॉर्ट में आईएफ कहते हैं, ठीक ना। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? आईएफ। यहां देख सकते हैं शॉर्ट में इसको कहते हैं आईएफ। आईएफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि आपको यहां दिख रहा होगा। आपको जो है सवाल दे देगा। अब सवाल किस टाइप का होगा, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपसे सवाल पूछेगा कैसे। बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा और आप उसको पहचानेंगे कैसे कि यह समाकलन गुणांक वाला सवाल है। तो उसको पहचानने का जो है सबसे आसान तरीका आपको बताया जा रहा है, और आपको यह भी बता देते हैं कि इसके बाद जो है हम आपको केसी सिन्हा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन का जो है पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम दे देंगे। जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जाकर जरूर वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जो है समाकलन गुणांक वाले जितने भी क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी और केसी सिन्हा में है, वो टोटल क्वेश्चन का पीडीएफ आपको जो है दे दिया जाएगा, और जाकर वहां से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जरूर कर लीजिएगा। जितना सवाल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, टोटल क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा रहा है। आपको बता दें कि हर रोज शाम में 7 बजे जो मिशन 100 वाला क्लास चल रहा है उसमें तो आपको जुड़ना अनिवार्य है। उसके साथ साथ इस क्लास को भी रेगुलर आप देखते रहेंगे, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि समाकलन गुणांक में जो है कुल मिलाकर 2 टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 2 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और वो 2 टाइप कौन कौन होगा बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप 1 पर। टाइप 1 में जो है किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा, आइए सबसे पहले इस पर विचार करते हैं। देखिए, जब भी आप समाकलन गुणांक की बात करेंगे तो समाकलन गुणांक में जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा, जो क्वेश्चन का फ्रेम होगा, वो क्वेश्चन का फ्रेम कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का जो फ्रेम होगा कुछ इसी प्रकार का होगा। अब होगा कैसा समझिए कि उसमें जो है ना dy/dx बिल्कुल अकेला होगा, मतलब dy/dx के साथ कोई कांस्टेंट, कोई फलन, कोई चर या कोई भी अचर राशि जो है नहीं होना चाहिए। मतलब dy/dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए, ठीक है ना। dy/dx जो है ये बिल्कुल अकेला होना चाहिए, ठीक है ना। यदि इसके साथ कोई कांस्टेंट गुना में आ भी जाता है तो हम जो है उसको हटाने का प्रयास करेंगे। मतलब आपको ये बात ध्यान में रख लेना है कि dy/dx जो है वो बिल्कुल अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ना ही जोड़ में, ना ही घटाव में, ना ही गुना में, और ना ही भाग में। इतना क्लियर हो गया कि dy/dx बिल्कुल अकेला रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद बीच में प्लस या माइनस कुछ हो सकता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, गुना भाग नहीं। बीच में या तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। इसके बाद यदि यहां पर ऊपर में dy है तो यहां पर आपको y दिखेगा। क्या दिखेगा? y। और जब यहां y दिखेगा तो आपको यहां जो p दिख रहा है और यहां जो q दिख रहा है, ये p और q के जगह पर जो है या तो x वाला फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा वो x वाला कोई भी फंक्शन हो सकता है, नहीं, और नहीं तो यहां पर जो है कोई अचर राशि हो सकता है। या तो कोई फंक्शन होगा, और यदि फंक्शन होगा भी तो x वाला होगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ y है, y का ठीक उल्टा x, ठीक ना। यदि यहाँ पर पहले यहाँ देखिए यहाँ dy है तो यहाँ y होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का सेटिंग कैसे रहेगा ये आपको अभी क्लियर कर लेना है, अन्यथा आप वहां पर उलझ जाइएगा। फिर से एक बार समझिएगा, जब यहाँ dy रहेगा तो यहाँ y होना अनिवार्य है, और जब यहाँ y होगा तो यहाँ p के जगह पर और q के जगह पर जो फंक्शन होगा वो x वाला कोई फंक्शन होगा, और यदि x वाला फंक्शन नहीं होगा तो वहां कोई अचर हो सकता है। कौन सा हो सकता है? अचर, वो भी x वाला अचर। क्लियर हो गया? हाँ। तो आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होगा, और यदि आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में सजा हुआ है, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में सजा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं सजा हुआ है तो आपको सबसे पहले अपने प्रश्न को इस फॉर्मेट में सजाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब आप अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में सजा लेते हैं तो आपको जो है समाकलन गुणांक निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक ना। समाकलन गुणांक आप तभी निकाल सकते हैं जब आपका प्रश्न जो है दिए गए फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका प्रश्न जो है दिए गए फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि आपका प्रश्न इस फॉर्मेट में है तो आप आसानी से समाकलन गुणांक निकाल सकते हैं। समाकलन गुणांक को जो है शॉर्ट में IF कहा जाता है, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि आपने प्रश्न को इस फॉर्मेट में सजा लिया, ठीक है ना, आपने प्रश्न को इस फॉर्मेट में सजा लिया, तो जब आप क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में सजा लेंगे तो समाकलन गुणांक निकालने के लिए आपको क्या करना है मालूम है? e के पावर में यहाँ y के साथ जो कांस्टेंट रहेगा, और किसी से कोई मतलब आपको नहीं है, ना ही इससे आपको कोई मतलब है, ना ही इससे आपको कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? तो y के साथ जो कांस्टेंट रहेगा या जो फंक्शन रहेगा, कहां पर? y के साथ जो कांस्टेंट रहेगा या फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रेशन करना है, कहां पर? तो e के पावर में, e के पावर में उसका इंटीग्रेशन, क्योंकि ये फंक्शन x वाला है इसलिए यहां पर dx लिखना है। क्या लिखना है? dx। मतलब e के पावर में y के साथ में जो फंक्शन या कांस्टेंट रहेगा उसका इंटीग्रेशन यदि आप करेंगे तो वहां से निकल के आएगा समाकलन गुणांक का मान, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम आइए क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। एक मतलब ये क्वेश्चन जो है हम खुद से लिखे हैं, बाकी क्वेश्चन टाइप किया हुआ है जो आप इसके बाद देखेंगे, और ये टाइप 1 अभी बताए हैं, इसके बाद एक टाइप और है, तो थोड़ा धैर्य बनाइएगा। पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपको क्या बोले हैं कि समाकलन गुणांक निकालने के लिए आपका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होना चाहिए? तो dy/dx प्लस p y बराबर में q, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब dy/dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए, dy/dx के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी चर नहीं होना चाहिए, कोई भी अचर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप एक बार प्रश्न पर नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि dy/dx के साथ जो है यहाँ पर x इसके बगल में है, और आपको हम बोले हैं कि x नहीं होना चाहिए, ठीक ना, x नहीं होना चाहिए। आपको गुना में यदि x दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, x यदि आपको यहाँ गुना में दिख रहा है ना तो आप x से भाग कर दीजिए, ठीक ना, x से भाग कर दीजिए। अब भाग जब करेंगे तो सब में भाग कीजिएगा, ठीक ना। भाग करने का मतलब केवल एक में भाग नहीं होगा, समीकरण के दोनों पक्ष आपको बराबर क्रिया करना है। यदि आप इधर x से भाग कर रहे हैं तो इधर भी आपको x से भाग करना पड़ेगा। जैसे ही x से भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, नहीं तो जब x से x कट जाएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो अब हो जाएगा आपका dy/dx बिल्कुल अकेला, माइनस बटा में x है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/x इंटू y, और यहाँ देखिए एगो x से एगो x कट गया तो बराबर में कितना हो जाएगा x। अब आप चेक करेंगे कि जो फॉर्मेट आपके पास था उस फॉर्मेट में आपका जो है क्वेश्चन आ चुका है या नहीं। बिल्कुल आ चुका है। आपको कहा गया था कि dy/dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए, तो यहाँ देख सकते हैं कि dy/dx बिल्कुल अकेला है। दूसरी बात यह कहा गया था कि यदि यहाँ पर y होगा तो यहाँ भी y होना चाहिए, एकदम y दिख रहा है। तीसरी बात यह कहा गया था कि y के साथ में जो फंक्शन होगा वो x वाला होना चाहिए, और यहाँ पर बराबर के दूसरे साइड जो फंक्शन होगा वह भी x वाला होना चाहिए, और नहीं तो वहां पर कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो x वाला फंक्शन आपको दिख रहा है। चलिए, जब आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गया है तो आपको निकालना है अब इसका समाकलन गुणांक। क्या निकालना है? समाकलन गुणांक।
अब इसका समाकलन गुणांक निकालने के लिए आपको जो है कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। समाकलन गुणांक को शॉर्ट में IF लिखते हैं। करना क्या है, तो e के पावर में y के साथ जो आपको कांस्टेंट या वेरिएबल दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन, तो क्या है -1/x इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखेंगे तो e के पावर में 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो हो जाएगा -log x। और आपको मालूम है कि log के आगे जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट जो है x के पावर में चला जाता है। कितना हो जाएगा, e के पावर में log x के पावर में -1, और e के पावर में जैसे ही log आ गया तो ये सब खत्म हो जाता है, बचेगा कथी, तो x के पावर -1, और पावर में -1 का मतलब होता है 1/x ना, x के पावर -1 का मतलब होता है 1/x। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और बनाने का तरीका भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, एक और प्रश्न हम आपके लिए लिए हैं, देखिएगा। सॉरी, पेज बढ़ा दिया। हाँ, एक और प्रश्न हम आपके लिए लिए, देखिए फिर से यहाँ प्रश्न देखेंगे, वही बात है। क्या कह रहा है कि dy/dx के साथ जो है x आ गया, जो नहीं होना चाहिए था, तो हम x से भाग कर देंगे, इधर भी भाग कर देंगे, सॉरी, और ये बराबर के दूसरे साइड, 1 मिनट ऐसा करते हैं ना, इस क्वेश्चन को अच्छा से यहाँ पर लिखते हैं, x इंटू dy/dx -y, और ये माइनस में है तो इधर प्लस में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2x के पावर 3। ठीक है ना। आपको क्या बोले हैं कि dy/dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए, लेकिन यहाँ dy/dx के साथ x भी दिख रहा है। हटाने के लिए x से भाग करेंगे तो दोनों तरफ भाग करेंगे, x से x कट जाएगा, यहाँ भी एगो x से एगो x कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा dy/dx -1/x इंटू में y, और बराबर हो जाएगा आपका 2x²। 3 गो था तो एगो से एगो कट जाएगा, 2 गो बचेगा। अब आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है उसी फॉर्मेट में आ गया है जिस फॉर्मेट में आपको लाने के लिए कहा गया था। कहा गया था कि dy/dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए, तो दिख रहा है। यहाँ y है तो यहाँ भी y दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है। अब y के साथ जो फंक्शन है वो या तो x वाला होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो भी आपको दिख रहा है। तो जब IF का मान निकालने के लिए कहेगा तो क्या बोलेंगे कि IF का मान कैसे निकालना है भाई, तो IF का मान निकालने के लिए e के पावर में y के साथ जो फंक्शन या कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन, तो माइनस को बाहर करेंगे 1/x dx। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा इसका, 1/x का log x होता है ना, तो हो जाएगा e के पावर -log x। वैसे ही क्वेश्चन ये भी था ना। यहाँ देखिए log के आगे में जो कांस्टेंट है वो पूर्णांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर -1, और x के पावर -1 का मतलब होता है 1/x। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/x के बराबर। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे 2 चीज लिखा हुआ है, 1/x भी लिखा हुआ है और x के पावर -1 भी लिखा हुआ है। ठीक ना। तो ये दोनों जो है बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, a और b दोनों। ठीक ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें a और b दोनों दिख रहा है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न और यहाँ पर है आपके लिए, चलिए कोई बात नहीं है। हम आपको क्या बोले हैं कि dy/dx अकेला होना चाहिए। दूसरा टाइप का प्रश्न अभी बाकी है, और बाद बाकी और भी प्रश्न बाकी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे, थोड़ा धैर्य बनाइएगा। ठीक है ना। आपका जो है 2 से 3 अंक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है ना। क्या बोले हैं कि dy/dx अकेला होना चाहिए। यहाँ देखिए dy/dx के साथ 2x आ गया, तो जितना इसके साथ एक्स्ट्रा गुना में आएगा उतने से भाग कर देंगे। 2x से इधर भी भाग तो 2x से इधर भी भाग हो जाएगा। 2x से 2x कट गया, यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा 3 बार, एगो x से एगो x कट गया। कितना हो जाएगा यहाँ पर dy/dx प्लस 1/2x इंटू में y बराबर हो जाएगा आपका 3x²। अब आप देखेंगे कि जिस फॉर्मेट की बात हम कर रहे थे वो फॉर्मेट आपका आ चुका है। dy/dx बिल्कुल अकेला है, y यहाँ पर है तो यहाँ भी y दिख रहा है, और y के साथ जो फंक्शन है वो x वाला है, और इधर भी आपको फंक्शन दिख रहा है वो x वाला है। तो आपसे कहा जा रहा है कि IF का मान क्या होगा। तो देखिए IF बराबर जो होता है e के पावर में, यहाँ देखिए y के साथ जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन ना, तो 1/2 x है ना, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए,
x यहाँ रहने दीजिए, इनटू में क्या हो जाएगा dx, 1/2 को ज्यों का त्यों, सॉरी ई को ज्यों का त्यों रखिए, 1/2 ज्यों का त्यों 1/x का हो जाता है आपका log x ना। अब आपको मालूम है कि log के आगे जो कांस्टेंट होता है वो इसके पावर में चला जाता है, बाकी सब खत्म। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 1/2, ठीक ना, x के पावर 1/2। तो जब x के पावर 1/2 है तो इसको आप रूट अंडर x लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपका जो है दो आंसर है, e के पावर log रूट x, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, समझेंगे, e के पावर में log रूट x ना, क्योंकि ये जो 1/2 हटेगा तो इसके पावर में जाएगा ना, तो जब इसके पावर में जाएगा तो रूट रह जाएगा ना, तो e के पावर में log रूट x या फिर ये सब हट जाएगा तो x के पावर 1/2 या फिर रूट x। तो इसका दोनों सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है ना। अब आइए अब देखेंगे इसके टाइप 2 को जो आपके सामने में है। टाइप 2 अब क्या कहता है कि अब ठीक उल्टा हो गया, टाइप 1 में था कि dy ऊपर में था, dx नीचे में था, अब प्लस py अब बराबर में q, ऐसा था ना, देख लीजिए ठीक से इधर। टाइप 1 में ये था कि y ऊपर में था तो यहाँ पर y था, लेकिन अब हो गया ठीक उल्टा। अब उल्टा क्या हो गया कि dx ऊपर में चला गया, dy नीचे में आ गया, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो फिर से वही बात हम आपको कहना चाहेंगे कि जब टाइप 2 की बात होगी तो उसमें भी dx बटा में dy बिल्कुल अकेला होना चाहिए, उसके साथ ना ही कोई कांस्टेंट, ना ही कोई वेरिएबल, ना ही कोई फंक्शन होना चाहिए, ठीक ना। dx बटा dy बिल्कुल अकेला होना चाहिए, और यदि यहाँ पर x है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए, समझ लीजिए ध्यान से। इधर यहाँ y था तो यहाँ y होना अनिवार्य है, उसी प्रकार से जब यहाँ x है तो यहाँ x होना अनिवार्य है, ठीक ना। और जब यहाँ x होना अनिवार्य है तो बच गया आपका p और q। आपको पता है कि जब ये x होगा तो फंक्शन y वाला होना चाहिए, ठीक है ना। जब यहाँ पर x होगा तो फंक्शन y वाला होना चाहिए, जैसे यहाँ y था तो फंक्शन x वाला हुआ, उल्टा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ x होगा तो ये दोनों फंक्शन जो है y वाला होना चाहिए, और नहीं तो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो टाइप 2 का ये फॉर्मेट है। अब इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है सेट करना होता है। जैसे मान लीजिए सवाल देखिए, यहाँ पर क्या है कि dx बटा dy, बिल्कुल यहाँ x है तो यहाँ भी आपको x दिख रहा है, नहीं पहले तो dx बटा dy अकेला दिख रहा है, इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल सही है। तो जब यहाँ x है तो यहाँ भी x दिख रहा है। अब यहाँ फंक्शन y वाला है तो यहाँ भी फंक्शन y वाला है, तो कह रहा है कि इसका समाकलन गुणांक निकालना है ना। तो समाकलन गुणांक निकालने के लिए क्रिया तो वही करना है कि जब इस फॉर्मेट में सवाल आपका सज जाएगा तो सजाने के पश्चात क्या करना है कि e के पावर में जो x के बगल में फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन होगा, तो y वाला फंक्शन होगा, उसका इंटीग्रेशन अब यहाँ लिखेंगे हम dy। क्यों dy लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ये y वाला फंक्शन है, तो जब यहाँ y वाला फंक्शन आएगा तो यहाँ dy लिखना अनिवार्य है, ठीक ना। हाँ, और जब x वाला फंक्शन रहेगा तो dx लिखना अनिवार्य है। x वाला फंक्शन कब होगा, तो जब ऐसा फॉर्मेट होगा। y वाला फंक्शन कब होगा, तो जब ऐसा फॉर्मेट होगा। क्लियर है ना। चलिए, तो यहां पर बिल्कुल सजा हुआ है। अब इसका सिर्फ और सिर्फ समाकलन गुणांक आपको निकालना है। इसके लिए क्या करना है कि e के पावर में, ध्यान से देखेंगे, e के पावर में साइन y इंटू में dy, यह है ना, x के साथ जो आपका फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, e के पावर साइन y इंटू dy। देखिए इसका आंसर इसी तरह छोड़ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, इसका आंसर सेम छोड़ दिया है। अन्यथा इसको यदि बढ़ाना चाहेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस y, तो इसका आंसर हो जाएगा e के पावर माइनस कॉस y, ठीक है। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और सवाल है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले इसको dx बटा dy के फॉर्म में चेंज करेंगे, माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, तो हो जाएगा y इंटू डी एक्स बराबर x प्लस 2y² इंटू डी वाई। चलिए ये गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा dx बटा में dy बराबर, ये भाग में इधर गुना में आ जाएगा, सॉरी गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो x प्लस 2y² बटा में कितना हो जाएगा y। हमको फॉर्मेट चाहिए वही पीछे वाला जो आप देखे हैं, dx बटा dy ना बराबर, अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा x बटे y प्लस 2y² बटा में y, एगो y से एगो y कट जाएगा, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा ना, तो हो जाएगा dx बटा में dy
माइनस 1/y इंटू एक्स। गौर करेंगे ये प्लस में था, इधर माइनस में ले आए हैं, बराबर में कितना हो जाएगा तो 2y, क्योंकि एगो y से एगो y कट गया है तो 2y। अब देखिए कि आपका फॉर्मेट बिल्कुल सज चुका है ना। क्या हो गया, तो यहाँ x है तो यहाँ भी x दिख रहा है, dx/dy बिल्कुल अकेला है, तो जब यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो इसमें जो फंक्शन है ये आपका y वाला है और यहाँ भी फंक्शन y वाला है। तो क्या हो जाएगा e के पावर में इंटीग्रेशन किसका, तो -1/y का ना। और आपको पता है कि -1/y का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, 1/y का log y हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस का हटेगा तो ये पावर में आ जाएगा ना, पहले देखें अभी आप, तो हो जाएगा e के पावर में log y के पावर -1, सब हट जाएगा तो y के पावर -1 बचेगा, और y के पावर -1 का मतलब होता है 1/y ना, 1/y, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर, ठीक है ना। अब आइए, अब हम मूल रूप से जो आपका प्रश्न पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में उस पर चर्चा करते हैं। एक बार देखिए, अवकल समीकरण dy/dx + 2y = cos x। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर dy/dx है तो यहाँ पर y है ना, तो इसमें जो फंक्शन आपका है ये x वाला है और यहाँ पर कांस्टेंट है। आपको बताया गया है कि जब यहाँ y होगा तो यहाँ भी y होगा, तो या तो कांस्टेंट होगा या फिर x वाला फंक्शन होगा। बिल्कुल सजा हुआ है, इसमें सजाने की जरूरत है नहीं, और आपसे 2022 में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। 2022 के एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। तो IF का मान कितना हो जाएगा इसका भाई, देख लीजिए, तो हो जाएगा e के पावर में 2 का इंटीग्रेशन ना, कितना हो जाएगा e के पावर में 2 का इंटीग्रेशन तो 2x होता है ना, तो हो जाएगा e के पावर में 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा आपका समीकरण dy/dx + py = q। देखिए ये तो फॉर्मूला ही है कि जब आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा तो समाकलन गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो e के पावर में जो y के साथ फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन और साथ में dx लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो है x वाला होगा ना, जब ey वाला है तो फंक्शन x वाला होगा, और जब फंक्शन x वाला होगा तो यहाँ dx लिखना अनिवार्य है। आप देखेंगे कि यहाँ dy भी लिखा है तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, ठीक ना। यहाँ q का इंटीग्रेशन कह रहा है, नहीं p का इंटीग्रेशन, माने y के साथ में जो होगा उसका इंटीग्रेशन, और dx अनिवार्य है क्योंकि जब ये दोनों y होगा तो फंक्शन आपका x वाला होगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा e के पावर p dx, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिएगा कि x जो है इसमें आ गया गुना में, तो कोई बात नहीं, x से भाग कर देंगे। अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी आप जस्ट देखे ही हैं, इसका आंसर तो 1/x आया ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, cos² है, यहाँ पर देखिए cos² और फिर dy/dx + y और बराबर में है आपका tan x ना। आपको बोले हैं कि dy/dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ cos² दिख रहा है तो उतना से भाग कर देंगे, हट जाएगा, तो यहाँ भी cos² से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ भी cos² से भाग करना पड़ेगा, नहीं ये cos² से ये cos² कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा dy/dx प्लस 1/cos बराबर क्या हो जाएगा, तो sec² और इंटू में हो जाएगा आपका y, और 1/cos बराबर sec² ना, इसका हो जाएगा sec² इंटू में tan y, ठीक है, sec² इंटू में tan y। अब देखेंगे तो बिल्कुल सही से फॉर्मेट यहाँ सजा हुआ है, देख लीजिए आप, बिल्कुल सही से फॉर्मेट सजा हुआ है ना। तो करना क्या है कि y के साथ में जो आपको फंक्शन दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन e के पावर में, तो e के पावर में sec² का इंटीग्रेशन, आपको मालूम है कि sec² का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो हो जाएगा e के पावर में tan x ना, e के पावर में tan x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, e के पावर में tan x, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा था e के पावर में tan x। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए यहाँ पर dy/dx + y cos x ना, ये बिल्कुल सजा हुआ है, आपको सजाने की जरूरत है नहीं, dy/dx बिल्कुल अकेला है, y के साथ यहाँ पर क्या है माइनस है और cos x है, तो इसका हो जाएगा e के पावर में माइनस cos x dx ना, हो जाएगा e के पावर में माइनस, cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है ना, तो sin x, e के पावर में माइनस sin x, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ यहाँ देखिए dy/dx बिल्कुल अकेला है ना, ठीक है, हाँ यहाँ पर सजा हुआ है, आपका इसमें सजाने की जरूरत है नहीं, लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया है कि यहाँ पर y² दे दिया है ना, जबकि नहीं होना चाहिए था,
ठीक है ना। यहाँ पर x वाला ही कोई फंक्शन होना चाहिए था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर x वाला ही कोई फंक्शन होना चाहिए था, y वाला नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। हाँ, ऐसा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ऐसे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर में 1/x dx ना, तो हो जाएगा e के पावर में 1/x का इंटीग्रेशन log x, e के पावर log x यानी x हो जाएगा सीधे, ठीक है ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, हाँ देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, वही क्वेश्चन है, x हो जाएगा। अगला देखिएगा, dy/dx + y tan x = sec x, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए dy/dx बिल्कुल अकेला है, y है यहाँ, जब यहाँ y है तो यहाँ भी y है, इसका हो जाएगा आपका e के पावर में tan x ना dx, इसका हो जाएगा e के पावर, tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, ये इसके पावर में चला जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका sec x, सीधे sec x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, dy/dx + py = q, जहाँ p और q एक फलन है तो क्या होगा, वही बात है कि dy/dx के रूप में है तो यहाँ p के जगह पर जो फंक्शन होगा वो x वाला होगा, तो e के पावर में p dx, सॉरी ये नहीं, e के पावर में p dx इंटीग्रेशन ना, e के पावर में इंटीग्रेशन p dx। अगला क्वेश्चन, dy/dx + y sec² x, अरे बिल्कुल सेम प्रश्न है, y के साथ sec² x है तो e के पावर में हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन sec² x, और sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है तो हो जाएगा e के पावर में tan x ना, e के पावर में tan x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यहाँ देखिए e के पावर में tan x लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, x बटा में dy x, हाँ देखिए यहाँ x से गुना किया गया है तो x से भाग कर दीजिए, यहाँ भी x से भाग कर दीजिए, यहाँ भी x से भाग कर दीजिए, तो इसका भी हो जाएगा -1/x ना, तो -1/x यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/x के बराबर, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि बहुत सारा प्रश्न आपको दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर चेक करेंगे, जिसमें केसी सिन्हा का क्वेश्चन होगा, जिसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, और सबका केवल समाकलन गुणांक आपको निकालना है। पूरे प्रश्न को बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको केवल समाकलन गुणांक आपसे पूछा जाएगा, और समाकलन गुणांक निकालने का ये जो तरीका है आपको बता दिया गया है, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।